नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, उसके बाद दिया गया क्या करना चाहिए। पहला विकल्प है ऑप्शन ए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बी है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। सी, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। या फिर डी, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का गैप दिया जाएगा, जिससे पहले आप क्वेश्चन खुद करें, उसके बाद उसका आंसर देखें, जिससे आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ हो जाएगा। डी इसका आंसर है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इसकी हम व्याख्या देख लें। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ताकि सभी बच्चे सुगमता से अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न पृष्ठभूमि, योग्यता, क्षमता व आवश्यकता वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यालय के सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को विभिन्न प्रकार के सामान्य जनजीवन से संबंधित उदाहरणों को कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बी, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। सी, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। या फिर डी है, समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ए इसका आंसर है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समस्या समाधान में क्षमताओं को सुधारने समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य बनाने के लिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रगतिशील शिक्षा बच्चों के समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण मानती है। ऐसे में बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण होना चाहिए। बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें समरूप समस्या या एक ही प्रकार की समस्याओं को विभिन्न प्रकार से हल करने के लिए देना चाहिए। इससे बच्चों में समस्या समाधान में निपुणता प्राप्त होगी और उनमें रचनात्मकता का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। सी, दृश्य सभ्य सामग्रियों का इस्तेमाल। या फिर डी, संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। बी इसका आंसर है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। क्वेश्चन कर रहा है कि अधिगम की कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो एक अध्यापक को जो है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जटिल संरचनाओं का प्रयोग करने से छात्रों को कठिनाई महसूस होती है, इसलिए सामान्य संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन ए, अति सक्रियता। बी है असतर्कता। सी, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। और डी है अपसारी चिंतन।
डी इसका आंसर है अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख जो लक्षण है वो है अपसारी चिंतन। इसकी हम व्याख्या देख लें। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन में बालक अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में सोचते हैं, जिससे कि एक समस्या या प्रश्न का अनेक संभावित संभावना प्राप्त करता है। यही गुण सृजनात्मकता का भी है। सृजनात्मकता में भी किसी समस्या का समाधान विभिन्न प्रकार से करने का गुण होता है। इस प्रकार सृजनात्मकता और अपसारी चिंतन एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बी अनुकरण या नकल और दोहराना, सी विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर डी है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। डी इसका आंसर है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम जो इसमें कौन सा होता है, तो वो होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। व्याख्या उन्हीं प्रश्नों की बताई जाएगी जिसमें बहुत आवश्यक हो। जो इजी क्वेश्चन है उनको हम लोग केवल डायरेक्ट उसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यालय में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, बी अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, सी इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या फिर डी है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। डी इसका आंसर है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लें। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यालय में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। किसी बच्चे किसी विषय वस्तु या कार्य को सीखते समय त्रुटियां करते हैं। इन त्रुटियों का अध्यापिका द्वारा विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों या समस्याओं को पहचानने में उनकी मदद करती हैं। फिर अध्यापिका इन कठिनाइयों को पहचानकर समुचित उपचारात्मक शिक्षण कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किसी अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन ए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बी यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, सी बच्चे को दंड देकर, या फिर डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। डी इसका आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसकी हम व्याख्या देख लें। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य निर्धारित करने पर विद्यार्थी या अधिगमकर्ता उस विषय या कार्य में महारत प्राप्त करने के लिए अधिगम करना चाहता है। यह उच्चतर स्तर का अभिप्रेरणा विन्यास है जो अधिगमकर्ता को उस कार्य या विषय में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्विंदगी क्या है? सर्विंदगी आगे डॉट डॉट दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, बी सर्विंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, सी शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, या फिर डी शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डी इसका आंसर है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम का संरचनात्मक
विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन ए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बी बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर हैं, सी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर डी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। ये इसका आंसर है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी असफलता अनियंत्रित है, सी योग्यता सुधार्य है, या फिर डी योग्यता अटल है। सी इसका आंसर है, योग्यता सुधार्य है। क्वेश्चन कर रहा है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो योग्यता सुधार है, यह धारणा सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन ए बारंबार परीक्षाएं, बी अन्वेषण और संवाद, सी प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, सी डी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बी इसका आंसर है, अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो अन्वेषण और संवाद जो होता है यह विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन ए अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर डी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। सी इसका आंसर है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन करा बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो इसका आंसर होगा सी कि बच्चों को तब कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए संतुलित उत्तेजना या कोई भय नहीं, बी कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, सी उत्तम उच्च उत्तेजना उच्च भय, या फिर डी है निम्न उत्तेजना उच्च भय। ए इसका आंसर है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था जो होती है वो है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, सी केवल आनुवंशिकता पर, या फिर डी है केवल पर्यावरण पर। बी इसका आंसर है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। बच्चों की विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है किस, इसमें क्वेश्चन करा बच्चों की विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया, इसका आंसर सबसे उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए आत्मकेंद्रिता, बी मनोवैज्ञानिक विकार, सी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या फिर डी स्वनियमन। डी इसका आंसर है स्वनियमन। क्वेश्चन कर रहा है कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है
कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। और जब स्वयं से बात विचार कर रही है तो उसका इस प्रकार का जो चिंतन सोच है वो स्वनियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बी पुरस्कार निर्माण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। सी विद्यार्थियों का नाम को नामांकित करना। या फिर डी है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। इसका आंसर है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। यह योजना क्या करेगी? बी कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। सी बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। या फिर डी है अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। डी इसका आंसर है अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। क्वेश्चन कर रहा है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे करती है जैसे क्या, क्यों, कैसे का फैसला लेती है। और ले वाइगोत्स्की के अनुसार उसका जो यह इशारा है यह अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी बच्चों के लिए। इसकी हम व्याख्या देख लें। किसी गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार देगा कि यह अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। वाइगोत्स्की के अनुसार पाड़ या आधारभूत संरचना एक तकनीकी है जिसमें अध्यापक या सहायताकर्ता बालक की सीखने में सहायता करते हैं। यह सहायता उसके वर्तमान निष्पादन को संभावित निष्पादन के क्षेत्र तक ले जाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 18, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन ऑप्शन ए लैंगिक भेदभाव को कम करता है। बी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। सी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। या फिर डी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। सी इसका आंसर है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। सी अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। या फिर डी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ए इसका आंसर है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रथागत चरण को दर्शाता है। बी अमूर्त संक्रियात्मक चरण को दर्शाता है। सी प्रथापूर्व चरण को दर्शाता है। या फिर डी प्रथागत चरण को दर्शाता है। डी इसका आंसर है प्रथागत चरण को दर्शाता है। क्वेश्चन कर रहा है
लेव वाइगोत्स्की गोल्डबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। यह जो है नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए इसमें। क्वेश्चन लंबा है ये। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। बी, परिवार एवं जन संरचना दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। सी, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारण है। या फिर डी, विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। सी इसका आंसर है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बी, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। सी, बुद्धिलब्धि केवल वस्तु परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। या फिर डी है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ये इसका आंसर है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। इसकी हम व्याख्या देख लें। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। हावर्ड गार्डनर का मानना था कि बुद्धि का एकात्मक रूप न होकर के बहुप्रकारी होता है, अर्थात बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। गार्डनर ने कुल 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसमें पहली है भाषाई बुद्धि, दूसरी तार्किक गणितीय बुद्धि है, तीसरी है स्थानिक बुद्धि है, चौथी है शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवी है संगीत बुद्धि, छठी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और सातवीं है अंतर्वैयक्तिक। जो ये छठी है अंतर्वैयक्तिक है और सातवीं है अंतरावैयक्तिक। एक अंतर्वैयक्तिक है, एक अंतरावैयक्तिक है, थोड़ा सा अंतर है मामले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन ए, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। बी, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। सी, अमूर्त सोच का विकास। या फिर डी, विचार या सोच या विचार में केंद्रीकरण। डी इसका आंसर है, सोच या विचार में केंद्रीकरण। क्वेश्चन करा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जो ये विकास का मुख्य गुण होता है, ये सोच या विचार में केंद्रीकरण, ये इसका मुख्य गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। बी, विकास बहुआयामी होता है। सी, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं। या फिर डी, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। बी इसका आंसर है, विकास बहुआयामी होता है। विकास के संदर्भ में जो सही कथन है वो ये कथन है कि विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में उसके बाद डॉट दिया गया है कि स्थान के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा के महत्व पर जोर देता है। बी, संतुलीकरण के महत्व पर। सी,
सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर, या फिर डी गुणारोपण के महत्व पर जोर देता है। सी इसका आंसर है सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। क्वेश्चन करा लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक संरचना परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। यहाँ पर चूँकि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संरचना सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो जब यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा उसके अनुसार हम देखेंगे तो सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को उसके बाद डॉट डॉट दिया गया है के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, बी स्कीमा या मनोबंध के रूप में, सी मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, या फिर डी उद्दीपक अनुप्रक्रिया संबंध के रूप में। बी इसका आंसर है स्कीमा या मनोबंध के रूप में। क्वेश्चन कर रहा है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक समावेशी कक्षा में उसके बाद डॉट 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 दिया गया है पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलावा, बी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, सी प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, या फिर डी अभिभेदी या समरूपी निर्देशों। बी इसका आंसर है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में जोर देना चाहिए, किस पर जोर देना चाहिए, तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करने पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बी छात्र जिसका अशक्त शरीर है, सी मंदित छात्र, या फिर डी विकलांग छात्र। इसका आंसर है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। किसी भी दिव्यांग बच्चे को सबसे अच्छा उपयुक्त शब्द होगा कि उसे ये कहना चाहिए कि ये छात्र या ये छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ऑप्शन ए में सभी में 3-3 क्रम दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन में ए में है मूर्त, अमूर्त, संवेदिक, बी में कह रहा है अमूर्त, मूर्त या संवेदिक, सी संवेदिक, मूर्त या अमूर्त, या फिर डी में कह रहा है अमूर्त, संवेदिक या मूर्त। इसी इसका आंसर है संवेदिक, मूर्त या अमूर्त। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो क्रम होता है वो होता है संवेदिक, उसके बाद मूर्त, फिर उसके बाद अमूर्त। इसकी हम व्याख्या देख लें। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम मूर्त और अमूर्त रूप में होता है। पियाजे ने स्पष्ट करते हुए 4 भागों में इसे विभाजित किया है। पहला है संवेदिक चरण या संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 या 7 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 5 वर्ष तक मानी जाती है, 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। और इस प्रकार जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे पहला आ जाता है संवेदिक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त चरण और चौथा है अमूर्त चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण,
सी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या फिर डी अध्यापक के पक्ष पर असफलता। बी इसका आंसर है। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो इसको जो है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग इन प्रश्नों में से जो थोड़े जटिल प्रश्न हैं उनको हम एक बार फिर देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को ऑप्शन ए सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए, बी ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को मजबूत करे, सी विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या फिर डी विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। डी इसका आंसर है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। क्वेश्चन करा विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो उसको विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बी विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, सी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर डी समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका आंसर है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन करा समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अधिगम निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन ए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बी अनुकरण नकल और दोहराना, सी विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। डी इसका आंसर है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अध्यापन अधिगम को सबसे प्रभावशाली माध्यम, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, तो अधिगम अध्यापन का सबसे जो प्रभावशाली माध्यम है वो है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन ए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बी यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, सी बच्चों को दंड देकर, या फिर डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। डी इसका आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन कर रहा अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो इसको प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें 12। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ऑप्शन ए अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर डी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। सी इसका आंसर है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई तब होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखें 20। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के, फिर डॉट 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 दिया गया है चरण को। ऑप्शन ए उत्तर प्रथागत चरण को, बी अमूर्त संक्रियात्मक चरण को, सी प्रथा पूर्व चरण को, या फिर डी है प्रथागत चरण को। डी इसका आंसर है प्रथागत चरण को।
क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच, बी संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, सी अमूर्त सोच का विकास, या फिर डी है विचार सोच में केंद्रीकरण। डी इसका आंसर है विचार सोच में केंद्रीकरण या सोच विचार में केंद्रीकरण। क्वेश्चन कर रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विकास का जो मुख्य गुण होता है वो सोच विचार में केंद्रीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में, उसके बाद डॉट डॉट दिया गया है, के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के महत्व पर, बी संतुलीकरण के महत्व पर, सी सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर, या फिर डी गुणारोपण के महत्व पर। सी इसका आंसर है सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को, उसके बाद डॉट डॉट दिया गया है, के रूप में वर्णित करते हैं या किस रूप में वर्णित करते हैं? ऑप्शन ए विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, बी स्कीमा या मनोबंध के रूप में, सी मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, या फिर डी उद्दीपक अनुपक्रिया संबंध के रूप में। बी इसका आंसर है स्कीमा या मनोबंध के रूप में। क्वेश्चन कर रहा है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लें। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, सी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या फिर डी अध्यापक के पक्ष पर असफलता। बी इसका आंसर है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन करा एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो 20 का आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण, इस रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।